हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। और देखो भैया, अध्याय नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। पीछे का कुछ प्रश्नावली मैंने छोड़ दी है जो कि बहुत मुश्किल थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमने कहा कि बात को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़कर आगे बढ़ने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर तो नहीं कहते हैं, लेकिन समझदार कहते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्याएं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम समझेंगे और आगे बात को बढ़ाएंगे। अगर आप अपनी पुस्तक अरिहंत की उठाते हैं तो यहाँ पे आपको इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ने को मिल जाएगा। एक शब्द है गणितज्ञ आयलर, जिन्होंने एक चिन्ह बनाया था आई तो नहीं है, उसे आयोटा कहा जाता है। और मैं आमतौर पे या फिर कुछ पढ़ने वाले लोग इसे आमतौर पे आयोटा कह करके काम चला लेते हैं। बाकी से आयोटा कहना जाता है, बेहतर रहता है। सारी चीज़ें क्या है धीरे धीरे समझेंगे। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत तो बहुत समय पहले से हो गई थी। कक्षा 9 में और 10 में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको संख्या पद्धति या फिर वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए मिली थी। तो आपने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तव में हम पढ़ते हैं, जो भी हमको प्रयोग में आती हैं, सभी वास्तविक संख्याएँ होती हैं, जो भी रियल होती हैं। अब इसमें आपने कहा था कि जो भी वास्तविक संख्याएँ होती हैं वो परिमेय प्लस अपरिमेय का संग्रह होती हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। और उसके बाद हमने कहा था या फिर आपने जहाँ भी पढ़ा था वहाँ पे कहा गया होगा कि वास्तविक के अलावा जो भी वास्तविक संख्या यानी वास्तव में जो रियलिटी में जो है वो वास्तविक संख्याएँ हैं, उसके अलावा कुछ संख्याएँ होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं या फिर अवास्तविक होती हैं। काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत वे सभी संख्याएं आती हैं जो अंडर रूट के अंदर -1 करती हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर -1 या -3 या फिर -5 कुछ भी हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को, इसको इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। बात यहाँ से शुरू होती है एक चिन्ह के समझदारी के साथ में। जब आप प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो आपको प्लस प्राप्त होता है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तब पर भी प्लस प्राप्त होता है, प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। सारा खेला इन दोनों चीज़ों का है, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस प्लस का गुणा प्लस। फॉर एग्जांपल, जैसे 2 गुणते 2 यानी दोनों 2 प्लस में हैं, इन दोनों का गुणा करना यानी 2 का वर्ग करना, कितना प्राप्त करना, 4। और -2 गुणते -2 -2 गुणते -2 अर्थात -2 का वर्ग करना और क्या प्राप्त करना, 4। क्योंकि 2 2 नहीं है, 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये जो 4 है वो दोनों ही मतलब 2 और 2 से गुणा करके मिला है और -2 और -2 से गुणा करके मिला है। पर हमको नहीं पता है, यहाँ पे तो हमको पता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो हमको इस 4 के बारे में नहीं पता है कि ये इन दोनों लोगों को गुणा करके बना है या फिर इन दोनों लोगों का गुणा करके बना है। इसी वजह से जब भी वर्गमूल लिया जाता है, ठीक है, वर्गमूल लिया जाता है, जैसे 4 का वर्गमूल, इस वजह से यहाँ पे +-2 लिख दिया जाता है। अर्थात वो +2 भी उत्तर हो सकता है और -2 भी उत्तर हो सकता है। इस वजह से 2 बार मतलब 2 उत्तर आपको प्राप्त हो जाते हैं। और इस नियम के अनुसार जहाँ पे आपने कहा कि 2 संख्याओं का यहाँ पे गुणा क्या हो जा रहा है, धनात्मक संख्या, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक संख्या हो जाता है। जैसे -3 गुणते -3 अगर हम करते हैं तो -3 का जो वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अर्थात हर एक स्थिति में जब भी आप वर्ग करते हैं, घाते 2 लगाते हैं, तो आपको एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं प्राप्त होती है। अब अंडर रूट के अंदर -1 लिखने का क्या मतलब है कि -1 कोई गिनती है, मतलब -1 कोई गिनती है, उसका वर्गमूल लेने की बात की जा रही है।
यानी कि अगर 9 का वर्गमूल अगर क्या कहते हैं कि भैया 9 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो आप कह देते हैं कि 3 हो जाएगा, और वर्गमूल लगाते वक्त अंडर रूट लगाते हैं, मतलब प्लस माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस 3 कह देते हैं कि हो जाता है। यानी कि +3 का भी वर्ग 9 हो सकता है और -3 का भी वर्ग 9 हो सकता है, और इन 9 को वर्गमूल में +3 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है। लेकिन ये जो -1 लिखा है, इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? तो आपने ये समझा है कि अभी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो भी संख्याएं वर्ग होती हैं, वो हमेशा धनात्मक होती हैं। लेकिन अगर इसके वर्गमूल निकालने की बात की जा रही है, यानी ये किसी संख्या का वर्ग है और ये जो किसी संख्या का वर्ग है, अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये एक अंडर रूट के अंदर माइनस वाली गिनती मिल रही है, जो कि हमारी कल्पना से परे है, यानी कि मतलब वास्तविक संख्याओं से परे है। ये एक सोचने वाली बात होती है। जब सोचने वाली बात हो जाती है, इसी वजह से इसे काल्पनिक कहा जाता है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यही चीज़ का मुख्य कथन है कि किसी भी जो संख्या का वर्ग है, संख्या का वर्ग मतलब घात 2, ठीक है, घात 2, किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि घात 2 कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जैसे कि -1 दिखाई दे रहा है अंडर रूट के अंदर, यानी कि -1 किसी संख्या का वर्ग है, या फिर -14 ही क्यों न लिख दी, ये माइनस वाला काम नहीं चलेगा, माइनस अंदर रहना चाहिए, बाहर वाले माइनस से कोई काम नहीं होगा। -√14 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो -14 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यह सब प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से ये क्या है, एक कल्पना मात्र है, और इसी को कहा जाता है काल्पनिक संख्या है। उम्मीद है इतनी सारी जो बकबक हमने की है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होंगी। आगे बात को बढ़ाते हैं, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये सब बताने में। अब जब हम काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कुछ भी मज़ेदार चीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के मिलन से जो मिलता है, उसी संख्या को समरस, हाँ यार यही तो संख्याएं कहते हैं। समरस संख्या इसी को कहा जाता है, जहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं दोनों एक साथ उपस्थित हों। अब आ जाते हैं सम्मिश्र संख्याओं के परिचय के बारे में। परिचय तो हो चुका, मानक रूप के बारे में बात कर लेते हैं। मानक रूप, तो जो भी अपने पास सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, वो हमेशा किस रूप में होती हैं, a + b i तो नहीं कहेंगे, आयोटा कहेंगे, ठीक है, तो a + b आयोटा ऐसा कहा जाता है। तो जो भी वास्तविक संख्याएं होती है वो यहाँ रखी जाती हैं, जो भी काल्पनिक संख्याएं होती है वो तो यही रहती है, उसके साथ किसी संख्या का अगर गुणा हुआ होता है तो वो इसमें निकल आता है बाहर, और उस हिसाब से हम अंदाज़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या हो गया भैया, और b क्या है, वास्तविक संख्या है, i क्या है, ये जो i लिखा है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है, अंडर रूट के अंदर -1 होती है। ओके, तो जो शुरू के प्रश्न रहेंगे वो इसी पे आधारित रहेंगे। यहाँ पे z = a + b i लिखा गया है, ये मानक रूप हो जाएगा। शुरुआती जो प्रश्न रहेंगे आपको इन्हीं रूपों में इसको बदलने की बात की जाती है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हमको 2-7 अंडर रूट के अंदर -16 दिखाई देता है। तो भैया यहाँ पे 16 का वर्गमूल तो निकाला ही जा सकता है। यहाँ पे 2 + 7 ऐसे रहेगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 16 गुणित -1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 + 7, ये जो अंडर रूट के अंदर 16 है उससे 4 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट के अंदर ये -1 बचा रह जाएगा। और -1 का मतलब होता है i, यहाँ पे लिखा है। तो ये 2 + 7 = 28 हो जाएगा, और ये अंडर रूट -1 के बराबर i हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इस प्रकार का बदलाव करने की बात की जा रही है, और भी वैरायटियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रकार समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब जो आपको सीखने को मिल जाता है वो मिल जाता है सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र
संख्या के वास्तविक, ठीक है, वास्तविक व काल्पनिक भाग। ये क्या होता है भैया वास्तविक और काल्पनिक भाग? देखिए z बराबर आपको दिया गया है a प्लस आई बी, ये तो आपका सम्मिश्र संख्या का मानक रूप हो गया, ठीक है। जहाँ पे जो i दिखाई दे रहा है वो तो अंडर रूट के अंदर -1 हो गया, तथा इसके साथ जो x जो a और b दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सब इसके वास्तविक भाग हो गए हैं, ठीक है, रियल नंबर, रियल पार्ट। ये आगे वाला जो है वो वास्तविक भाग हो गया, पीछे वाला काल्पनिक भाग हो गया। इन दोनों को मिल जाए साथ साथ तो ये सम्मिश्र संख्या हो गई। यही बातें हैं। और थोड़ा सा शुद्ध वास्तविक या फिर वास्तविक भाग, देखिए भैया अगर z बराबर b की वैल्यू 0 हो जाए तो z बराबर a अकेले दिखाई देगा, जहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको शुद्ध, ठीक है, शुद्ध वास्तविक भाग कहते हैं। और z बराबर ही अगर आई भी मिल रहा है अर्थात a बराबर 0 हो चुका है तो आप इसको कहते हैं, ठीक है, शुद्ध काल्पनिक भाग, जहाँ पे दूसरा वाला पार्ट 0 हो जाता है। और इसकी ढेर सारी वैरायटियाँ हैं इसमें जो चेक करने के लिए हैं, देखने के लिए हैं, तो इनको अभी दूर रखते हैं और चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, प्रश्नावली के कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं और कुछ एक प्रश्न आपको दे करके छोड़ देते हैं ताकि आप उन्हें खुद करें। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट हो जाती है। पहले वाले प्रश्न जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखिए। पहला वाला दिखाई दे रहा है अंडर रूट के अंदर -25 लिखा गया है। इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट हुई है और इसके पहले प्रश्न की बात है जहाँ पे अंडर रूट के अंदर -25 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर ही 25 गुणते -1 और ये 25 ये अंडर रूट 25 गुणते अंडर रूट -1 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और अंडर रूट 1 बराबर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। और जब ये 5i हो चुका है तो ये इसका काल्पनिक भाग है। वास्तविक भाग का आधा पता नहीं है तो वास्तविक भाग को 0 प्लस 5i लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका सम्मिश्र संख्या के रूप में निरूपण या फिर बदलना हो चुका है। और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पर आप थोड़ा सा हाथ आजमाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला मुश्किल लग रहा होगा, चौथा वाला मैं करके दिखा ही क्यों ना दूँ। तो यहाँ पे हम इसका चौथे वाले प्रश्न को करने वाले हैं जहाँ पे -3 माइनस अंडर रूट के अंदर -27 दिखाई दे रहा है। तो ये -3 ऐसे रहेगा और ये जो माइनस ऐसे रहेगा। यहाँ पे जो 27 है, ठीक है, वो 3 तरीका 9 तरीक 27 होता है, यानी इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, या फिर लंबा ही कर ले 3 तरीका 9 तो 27 इतना हो गया, ओके। और इसका -1 तो रह गया, यह हो गया, ओके। तो अब देखेंगे ये -3 है, माइनस लग गया है यहाँ पे, इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, तो ये इन दोनों का निकल गया, 3 हो गया, इसका नहीं निकला, अंडर रूट 3 हो गया और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर -1 हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये जो है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि -3 जो है ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, गुणते इसका मान i हो जाएगा, ये कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए इस यहाँ पे, और अब इसके जो काल्पनिक भाग हैं और वास्तविक भाग हैं उनको अलग अलग किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर वास्तविक भाग की बात की जाए तो वास्तविक भाग जो आपका ये आगे वाला है -3 होगा और काल्पनिक भाग की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा i को छोड़ करके -3 अंडर रूट i है, ठीक, इतना हो गया, बस इतना ही करना था। और वैसे मैंने यहाँ पे वास्तविक काल्पनिक भाग दूसरे प्रश्न को देखते हुए लिख दिया क्योंकि दूसरे प्रश्न में वही करने को कह रहा था। हालांकि पहले प्रश्न में आपको केवल समय संख्या के रूप में लिखना है
तो ये सम्मिश्र संख्या के रूप में बन चुका था। चलो ठीक है, काफ़ी लंबा हो चुका है यहाँ पे वीडियो, और अब वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके कमेंट के आधार पर और आगे जो भी हमने बताया उसके आधार पर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है।